सरकार रोड बनाती है, क्या उस रोड पर सरकार के ही व्हीकल चलते हैं क्या? नहीं चलते ना। प्राइवेट चलते कि नहीं चलते? जवाब तो दो यार। इसलिए कि किसी को नींद ना आ जाए। अच्छा बताइए मित्रों, एयरपोर्ट बनाते हैं, प्राइवेट जहाज आता है कि नहीं आता है? आता है। इतनी बड़ी रेलवे की पटरियां पड़ी है, ये क्या कारण कि उसके ऊपर सरकारी डिब्बा ही घूमता रहेगा? समझ नहीं आता है मित्रों, समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक बार विषय रखा था कुछ मित्रों के सामने। हमने कहा जैसे पैसेंजर ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, वैसे एक तीसरा सेक्टर हमने प्राइवेटाइज करना चाहिए। और क्या? उसको हम परिक्रमा ट्रेन कहें। मानो 100 करोड़ का इतना बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान के हर बच्चे की इच्छा है अपने माँ बाप को हरिद्वार ऋषिकेश ले जाने की, अजमेर शरीफ ले जाने की, 4 धाम की यात्रा कराने की, अमृतसर साहब में मत्था टेकने की, गोवा में चर्च पे जाने की। 100 करोड़ देशवासियों का इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन ध्यान नहीं आता है कि इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया। मित्रों, अगर रेलवे में परिक्रमा ट्रेन की परंपरा शुरू हो और सब कुछ प्राइवेट, कोच प्राइवेट, पटरियां आपकी सरकार की, ऊपर पटरिया पर जिसको दौड़ना है दौड़े, टाइमिंग बनाइए। मान लीजिए कोई अगर पटना साहब से अमृतसर साहब एक परिक्रमा ट्रेन चलाता है और पूरी ट्रेन ऐसी है कि जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब है, शब्द कीर्तन चल रहा है, लंगर चल रहा है, सोने खाने की व्यवस्था है, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, होटल जाने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए, उसी पटरी पर 100 करोड़ देशवासियों में जिसका सपना अमृतसर साहब जाने का होगा, वो एंजॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाजी पीर से अजमेर दरगाह हमने एक इस प्रकार का रेल ट्रैक के ऊपर प्राइवेटाइज कर दिया। अंदर चलेगा, नमाज चलेगी, कुरान चलेगा, उनकी जो भी परंपरा है उसको निभाते जाएंगे, पैसेंजर आएंगे, यात्रा करेंगे। कोई शिव भक्त है तो शिव का रूट बना दो, तुम उसी प्रकार से का ट्रेन बना दो। एक कोच में अमरनाथ हो, दूसरे में बद्रीनाथ हो, तीसरे में सोमनाथ हो, जितने भी लगाने लगा लो। मित्रों, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, वो नीचे का आप पकड़ के रखिए, वो किसी को मत दीजिए, लेकिन ऊपर तो जाने दीजिए भैया। नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत अपने YouTube चैनल बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत करता हूं। आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें पीएम मोदी किस प्रकार प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए इसके बारे में बता रहे, और इसमें आपने देखा होगा कि निजीकरण की हमारी दिशा नहीं है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये दिसंबर 2014 की है, जिसमें पीएम मोदी ने बताया था कि हमारे देश में इतना बड़ा रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको क्यों ना डेवलप किया जाए, क्यों ना बाहर से टेक्नोलॉजी लाके इसको ही डेवलप किया जाए। वैसे आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, क्यों गवर्नमेंट को इसकी जरूरत पड़ी और क्यों गवर्नमेंट ने इतनी जल्दबाजी में इसको इम्प्लीमेंट करने की जद्दोजहद की। अभी तक 109 रूट इंडियन रेलवेज प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देगी। क्यों गवर्नमेंट ने ये बोला कि 2014 के इलेक्शन में कि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं देते। उस समय पीएम मोदी ने रैली में बोला था कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है उसको और डेवलप करेंगे और आगे भी उसको और एडवांस बनाएंगे और उसको वर्ल्ड लेवल फैसिलिटीज़ पे लेके जाएंगे। लेकिन अब इंडियन रेलवेज ने उसको प्राइवेट में देने का फैसला क्यों किया?
और पीएम मोदी ने उस समय 2014 के इलेक्शन में क्यों ऐसा बोला कि इसको प्राइवेट नहीं देंगे, और अब ऐसा बोल रहे हैं कि इसको प्राइवेट देना ज़रूरी है। और उसको फैसला भी हो चुका है कि इसको अभी तक इंडियन रेलवेज के 109 रूट पे जो ट्रेनें चलती थी, जो काफ़ी हेवी रूट्स थे, मेन रूट्स थे, उनको प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट नहीं किया गया हो। इससे पहले जो कोल माइंस थी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में थी, उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इससे हमारे ऊपर क्या निगेटिव इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, उसको हम देखेंगे विद द कंपैरिजन ऑफ एनडीए एंड यूपीए टाइम। यूपीए के टाइम पे कितना एम्प्लॉयमेंट रेट थी और एनडीए के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी, कौन सी गवर्नमेंट बेटर थी, कौन सी गवर्नमेंट ख़राब थी, इसको हम कंपैरिजन करेंगे। क्या ये प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या ये प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आएगा या फिर डी ग्रोथ लेके आएगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, इसको हम देखेंगे। अभी आपके सामने द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल जो कि 28 अप्रैल 2019 को पब्लिश किया गया है, इसमें एनडीए और यूपीए के गवर्नमेंट में क्या कंपैरिजन था, क्या ग्रोथ थी एम्प्लॉयमेंट रेट की, क्या ग्रोथ थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, इसमें डिटेल में दे रखा है। इसमें दे रखा है कि द टेबल 1 शो द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज स्कोर्ड बेटर देन द यूपीए इन द 7 लीडिंग indicator, which may be considered to be the primary variables which reflect the state of the economy. Growth has been higher during this period and inflation lower than in the previous regime. मतलब 7 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया एज ए कम्पेयर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि क्या फेवरेबल फैक्टर्स थे जो एनडीए गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हुए, जिससे इकोनॉमी में बूस्ट दिया जा सके। एट द टाइम ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल इज़ वेरी लो। क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी कम थी एट द टाइम ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, यानी कोरोना वायरस के टाइम पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी नीचे चली गई थी, यहाँ तक कि यूएसए में तो -$37 तक चली गई थी। अब आप सभी लोग इस चार्ट के जरिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूपीए के टाइम पे क्या कंडीशन थी और एनडीए के टाइम पे क्या कंडीशन थी। जीडीपी जो ग्रोथ थी वो 5 इयर्स में 6.7% थी 2009 and 10 to 2013 to 14। एट द टाइम ऑफ एनडीए 2014-15 टू 2019-18-19 तक 7.5% ग्रोथ थी, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और वो ये भी बोल सकते हैं कि दोनों की लगभग वो बराबर सी थी। लेकिन जो एनडीए ने क्या किया कि जो जीडीपी देखने का तरीका था उसको चेंज कर दिया और कैलकुलेट करने का तरीका भी चेंज कर दिया। इस पर मैं अलग से अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अब जीडीपी देखी जाती है, पहले कैसे देखी जाती थी, अब कैसे देखी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में 6.4% थी और 8.6%, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एनडीए ने काफ़ी अच्छा काम किया एज कम्पेयर टू यूपीए गवर्नमेंट। सीपीआई इन्फ्लेशन, यानी कि पैसे का कितना इन्फ्लेशन किया मार्केट में, और फिजिकल डेफिसिट यूपीए के टाइम पे काफ़ी था, 5.35 था एंड 1.85 एनडीए के टाइम पे था। करंट अकाउंट में डेफिसिट में भी एनडीए आगे था। और अब बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की। ये 264.1 to 303.6 तक चला गया था एट द टाइम ऑफ यूपीए, एंड एट द टाइम ऑफ एनडीए 306.24119 तक था। यानी कि जो फॉरेन रिजर्व था उस समय एनडीए का काफ़ी इंक्रीज हुआ था एज कम्पेयर यूपीए गवर्नमेंट। अब हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में यूपीए ने क्या किया और एनडीए ने क्या किया। इन सेक्टर में जो यूपीए की परफॉर्मेंस थी वो एनडीए से काफ़ी अच्छी थी। एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो वो 12.6 थी और एनडीए की 1.5 थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.3 थी और उनकी 2.9 थी। एनपी 2.25 to 3.84 था यूपीए का, एंड 3.84 to 10.4 था बीजेपी का, यानी कि एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था एट द टाइम ऑफ बीजेपी।
काफ़ी ज़्यादा घोटाले हुए थे उस बीजेपी के टाइम पे भी, इसलिए बीजेपी में जो घोटाले हुए थे वो काफ़ी बड़े स्तर पर हुए थे। चाहे वो पीएनबी का घोटाला सबसे बड़ा माना जाता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये 5 ईयर्स में 33.24 एंड 28.9 तक चला गया था। अब वापस अगर अपने अपने टॉपिक पे आते हैं, रेलवे को जिस तरह प्राइवेटाइज किया है उससे रोजगार काफ़ी ज़्यादा कम होगा। एक तरीके से देखें, गवर्नमेंट अपने काम से पल्ला झाड़ रही है। हम जिस काम के लिए उसको वोट दे रहे हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। जैसे अब पीयूष गोयल है, अब उसने 109 रूट पे जो प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रेनें दी है, अब वहाँ पे गवर्नमेंट का काम तो लगभग लगभग खत्म है, ट्रेन और ड्राइवर देगी, यानी कि लगभग लगभग गवर्नमेंट का रोजगार खत्म हो गया वहाँ पे। यानी कि गवर्नमेंट वहाँ से अपना काम का पल्ला झाड़ रही है। चाहे वो कोल माइंस की बात हो, चाहे अब जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा प्राइवेट द्वारा, और एयरपोर्ट में भी प्राइवेटाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि गवर्नमेंट अपने कामों से पल्ला झाड़ रही है। जिस काम के लिए हम उसे वोट दे रहे हैं वो काम तो वो कर ही नहीं रही, वो अपने कामों को कम करने के लिए उसको प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे रही है। आपने इन दिनों एक बात नोटिस भी की होगी कि अपने जो मीडिया चैनल्स है उनमें लगभग 24 घंटे कोई न्यूज़ चैनल चलता है तो उसमें से 20 से 22 घंटे तो वो इसी बात में निकाल देते हैं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनके बीच में क्या चल रहा है, क्या बॉर्डर पे क्या क्या घटनाएं हो रही है। लगभग मतलब मीडिया वालों का काम यही रह गया है कि देश को चाइना और पाकिस्तान से कितना बड़ा खतरा है। अब ये काम नहीं है कि भारत में एक्चुअल में कंडीशन क्या है, रोजगार कहाँ चल रहा है, और लोगों के पास कितना रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है। यहाँ तक कि जब कोरोना पेंडेमिक चल रहा है उसमें कोरोना की खबर तो हेडलाइन तक रह गई है अब तो। मतलब मीडिया ने राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर तवज्जो दी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि राष्ट्रवाद को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन देश में जो रहने वाले व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी आवाज़ को उठाना तो चाहिए एक बार। लेकिन मीडिया अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा है, इसीलिए यह मेरा वीडियो नंबर 1 है। आगे भी मैं इस प्रकार वीडियो बनाता रहूँगा, और जहाँ पे गवर्नमेंट की कमी होगी और जहाँ पे गवर्नमेंट की उपलब्धि होगी उनको भी उजागर करता रहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कार्य पसंद आता है तो मुझे इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे लोगों को पता चले कि एक्चुअल कंडीशन क्या चल रही है देश में और कौन सी गवर्नमेंट बेटर थी, एनडीए या फिर यूपी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगती है, किस गवर्नमेंट का कार्य आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, और किस गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में ज़्यादा अच्छी थी। वैसे मैंने आपको चार्ट के जरिए काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था कि कौन सी गवर्नमेंट ने कार्य किस सेक्टर में कितना अच्छा किया और किस सेक्टर में कितना खराब किया है। ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो यूपी का कार्य एनडीए से अच्छा रहा था। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।